हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द सन राइजिंग, जिसे जॉन डन ने लिखी थी। बहुत बहुत फेमस पोएम है ये उनकी। इट्स वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स। इट्स अ लव पोएम। और आज हम ये वाली पूरी पोएम लाइन बाय लाइन करेंगे हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले पोएम पढ़ने से पहले जॉन डन की मेटाफिज़िकल कंसीट के बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि मेटाफिज़िकल कंसीट क्या होता है। एक्चुअली जो मेटाफिज़िकल कंसीट है ये वाला वर्ड एसोसिएट किया जाता है विद द मेटाफिज़िकल पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी, जिसमें जॉन डन सबसे फेमस हैं, एंड्रू मार्वेल हैं, अब्राहम काउली हैं, पर उन सब में से जॉन डन सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो मेटाफिज़िकल कंसीट एक्चुअली में क्या होता है? जो मेटाफिज़िकल कंसीट है, व्हाट इट डज इज़ कि वो दो चीज़ों के बीच में अनलाइकली सा कंपैरिजन ड्रॉ करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगेन जॉन डन की एक बहुत फेमस पोएम है द फ्ली। उसके अंदर वो क्या करते हैं, ही कंपेयर्स द फ्ली टू द फिजिकल यूनियन ऑफ टू लवर्स, विच इज़ लाइक कि आप एक बार को सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या बोल रहे हैं। लाइक फ्ली को कैसे कंपेयर कर सकते हो आप लवर्स के साथ। बट वो शुरू में थोड़ा सा अजीब या स्ट्रेंज सा लगता है, लेकिन जब आप उसको पूरे पोएम के साथ पढ़ते हो, पूरे पोएम के कॉम्प्लेक्स जो आर्ग्यूमेंट है उसके साथ पढ़ते हो, तब इट मेक्स सेंस। ओके, सो एक ये रीज़न भी था जिसके कारण मेटाफिज़िकल पोएट्स और मेटाफिज़िकल कंसीट जो थी, इट केम अंडर क्रिटिसिज्म लेटर। तो बहुत फेमसली जो सैमुअल जॉनसन हैं, उन्होंने बहुत फेमसली मेटाफिज़िकल कंसीट्स के बारे में, जो मैंने ये सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, ही वेरी फेमसली सेड दिस अबाउट मेटाफिज़िकल कंसीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पोएम के साथ। स्टैंजा 1। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। ओल्ड किसको बोल रहा है वो? अगेन सन को, बिकॉज जो सन है दैट इज अगेन वी नो दैट इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड। अनरूली यानी कि लॉलेस। ओके, वाई डोस्ट thou thus? Why do you in this manner visit us? Through windows and curtains, through windows and curtains of our bedroom, के हमारे विंडोज़ और कर्टन्स के थ्रू वाई आर यू पेइंग अस अ विजिट। जो पोएट है वो सन को बोलता है दैट ही इज़ रूड, ही इज़ फसी, और वो उसको डांटता है। क्यों? बिकॉज जो सन है ही इज़ पीपिंग थ्रू द विंडोज़ एंड द कर्टन्स ऑफ देयर बेडरूम, जहाँ पर he, the poet, that is John Donne, that is he and his beloved, his wife, they are making love to each other. तो rebuking the sun, sun को डांटते हुए वो बोलता है it is none of your business to disturb us. Then moving on, he says, must to thy motions lovers seasons run. Again, meaning the poet means कि जो lovers हैं they are not bound कि वो अपने सीजन्स एडजस्ट करें सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग, कि एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, बट दैट इज़ व्हाट दे मीन हियर। वाई? बिकॉज जो लवर्स हैं दे आर अबव द सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। इंसोलेंटली मीनिंग डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, रेच यानी कि हेटफुल पर्सन, एंड चाइल्ड इज टू अगेन रिब्यूक, डांटना। प्रेंटिसेस यानी कि अप्रेंटिसेस, यानी कि जो कोई ट्रेड या कोई क्राफ्ट जो लर्न कर रहा होता है, लर्नर ऑफ अ ट्रेड और क्राफ्ट। नेक्स्ट, सॉसी पेडांटिक रेच गो चाइल्ड ले स्कूल बॉयज एंड सार अप्रेंटिसेस, मीनिंग कि जो पोएट है वो सन को एड्रेस करते हुए बोलता है कि जाओ और जाकर उन स्कूल बॉयज़ को डांटो, उन लड़कों को डांटो जो कि स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, या फिर वो अप्रेंटिसेस जो अपने काम पर जाने के लिए, अपनी शॉप पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। बट ओ इंसोलेंट सन, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता, यू हैव नो बिजनेस कि तुम लवर्स को आकर उनके बेडरूम में डिस्टर्ब करो। देन कोर्ट हंसमैन। कोर्ट हंसमैन यानी कि कोर्टियर्स जो कि किंग को अकम्पनी करते हैं हंटिंग के टाइम पर, दोज आर द कोर्ट हंसमैन। द किंग विल राइड यानी कि द किंग विल गो हंटिंग। गो टेल कोर्ट हंसमैन
that the king will ride, call country aunts to harvest offices. यानी कि go and tell courtiers जो कि किंग को अकम्पनी करते हैं ड्यूरिंग हिज हंटिंग कि किंग हंट पे जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर जो आंट्स हैं उनको जाके बोलो कि टाइम हो गया है कि अपना काम करे, वो अपने ग्रेन्स जो भी कलेक्ट करने हैं फील्ड्स में जाके उनको जाके बोलो. नो सीजन नोज nor climb, that is again love is above time and space, or that love knows no division of time. Okay, love all alike, no season knows nor climb, nor hours, days, months, which are the rags of time. यानी कि लव रिमेन सेम, हमेशा प्यार हमेशा सेम रहता है, और इट इज़ अगेन अबव बोथ टाइम एंड स्पेस. लव को नहीं पता होता उसके लिए कोई डिवीजन टाइम की, जैसे कि घंटे, दिन या महीने, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता. पोएट अगेन मीन्स कि जो ट्रू लव है वो इन सब लिमिटेशन से, टाइम और स्पेस की लिमिटेशन से परे है, इनसे ऊपर है. इट राइजेज अबव दीज कंसिडरेशन, यानी कि जो ये वाली कंसिडरेशंस होती हैं टाइम और स्पेस की, महीनों की, दिन की, साल की, वो इन सब से ऊपर रहता है. एंड हेंस जो ट्रू लव है वो नहीं चाहता कि सन आके मॉर्निंग सुबह करे. हाउ? बाय पीपिंग थ्रू द विंडोज एंड कर्टन्स ऑफ द लवर्स बेडरूम्स. That is your first stanza. Moving on to the next stanza. Thy beams so reverend and strong, why shouldest thou think? वो बोलते हैं why do you think? तुम्हें क्यों लगता है, why do you think कि तुम्हारी रेज जो है वो इतनी sacred हैं या strong हैं. Addressing the sun, again वो उसका कहने का मतलब क्या है कि अपनी रेस के लिए, अपनी स्ट्रॉन्ग रेस के लिए इतना प्राउड मत फील करो. पोएट कहता है कि वो अगर चाहे ना तो वो आंखें बंद करके या विंक करके इट कैन डार्कन द सन, बट वो करेगा नहीं, वो विंक भी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जो बिलवड है उसकी पोएट की आंखों से एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी जाए, कि वो उसकी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल हो. वो एक ऐसा सेकंड नहीं चाहता जहाँ पर वो अपनी बिलवड को ना देख पाए. इसलिए ही विल नॉट विंक फॉर इवन सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन, because he does not want to miss the sight of his beloved. Okay, he says, look and tomorrow late tell me whether both the Indias of spice and mine be where thou left them, or lie here with me. Again very very important, यहाँ पर जॉन डन जो हैं, पोएट जो हैं, मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ करते हैं. वो कहते हैं, वो सन को बोलते हैं कि अगर वो ईस्ट इंडीज़ जो कि अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है, और वेस्ट इंडीज़ जो कि अपनी सिल्वर और गोल्ड की माइंस के लिए फेमस है, अगर सन उन दोनों इंडियाज़ को विज़िट करता है, दोनों इंडियाज़ अगेन ईस्ट इंडीज़ एंड वेस्ट इंडीज़, अगर वो दोनों इंडियाज़ को इनको विज़िट करता है अगले दिन, तो ही वुड नॉट फाइंड देम जहाँ पर वो कल थे. वाई? बिकॉज उनको ढूंढने के लिए सन को उसके बिलवड को देखना होगा, बिकॉज उसकी जो बिलवड है शी कंबाइंस बोथ द ईस्ट इन द वेस्ट इंडीज़ इन हर सेल्फ, बिकॉज वो उसकी तरह स्पाइसेस की तरह फ्रेग्रेंट है, और जैसे कि वेस्ट इंडीज़ की रिच माइंस हैं, सिल्वर और गोल्ड की जो माइंस है वो उनकी तरह वैल्यूएबल है. कौन? पोएट की beloved. Again this is a typical example of Donne using a metaphysical conceit, जिसकी बात हमने शुरू में की थी. लास्ट की 2 लाइन्स पे आए तो ask for those kings whom thou sawest yesterday and thou shalt hear all here in one bed lay. जो पोएट खुद अपने आप को बोलता है, he compares, he is like all the kings of the world, और जो उसकी स्वीट हार्ट है, जो उसकी beloved है, she represents all the states of the world. तो वो क्या बोलता है पोएट कि अगर सन उनको देख ले, उन दोनों को देख ले, तो उसको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है. द सन शुड नॉट लुक एनीवेयर एल्स, बिकॉज सिंपली उनकी तरफ एक बार देख के सन ने पूरी दुनिया को देख लिया. ही शुड सिंपली कास्ट अ ग्लांस एट द बेड जहाँ पर वो और उसकी बिलवड दोनों लेटे हुए हैं, बिकॉज जो दोनों हैं दे रिप्रेजेंट, जो पोएट है ही रिप्रेजेंट्स ऑल द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज बिलवड शी रिप्रेजेंट्स ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड. कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टैंजा, दैट इज द थर्ड स्टैंजा. शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज.
Princes do but play us, compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. Done means कि जो उनकी स्वीट हार्ट है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था अभी इससे पहले वाले स्टैंजा में, दैट जो उनकी स्वीट हार्ट है, शी रिप्रेजेंट्स ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ही रिप्रेजेंट्स ऑल द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज वाई अगेन वो किंग क्यों है? बिकॉज वो उसके दिल का राजा है. वेरी वेरी चीजी आई नो, लेकिन येस, दैट ही इज द वन हु रूल्स ओवर हर हार्ट. ही इज़ द वन जो कि अपनी बिलोवेड के हार्ट पर रूल करता है. सो देर आर नीदर स्टेट्स नॉर किंग्स आउटसाइड देम. कि जो सो कॉल्ड प्रिंसेस हैं वर्ल्ड के, दे आर अनरियल और जस्ट मॉक प्रिंसेस, जो कि सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं रियल प्रिंस होने का. रियल प्रिंसेस कौन है? डन और उनके बिलवर्ड. डन आगे कहते हैं कि अगर हम कंपेयर करें द स्टेट ऑफ द लवर्स बाकी प्रिंसेस के साथ, तो जो बाकी सो कॉल्ड प्रिंसेस ऑनर एंजॉय करते हैं वो कुछ नहीं है, इट्स नथिंग. बस क्या है वो? इट्स अ चीप इमिटेशन ऑफ द ऑनर जो कि लवर्स एंजॉय करते हैं, जो वेल्थ लवर्स एंजॉय करते हैं. और जो वेल्थ किंग्स एंजॉय करते हैं वो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ बेस मेटल. के कहने का मतलब क्या है कि जो रियल ऑनर और वेल्थ है, दैट इज एंजॉयड बाय द लवर्स, दैट इज अगेन डन एंड हिज बिलवर्ड. नेक्स्ट लाइन में आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, वो बोलते हैं यू आर नॉट एज हैप्पी एज वी आर. नेक्स्ट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, के बोलते हैं तो जो पूरा जो वर्ल्ड है इट इज रिड्यूस टू अ कपल ऑफ लवर्स. क्योंकि जो डन की स्वीट हार्ट, अगेन जो ऊपर मेटाफिजिकल कंसीट थी, दैट इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड हियर, कि जो डन की स्वीट हार्ट है, शी स्टैंड्स फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डन हिमसेल्फ स्टैंड्स फॉर ऑल द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इसलिए जो एंटायर वर्ल्ड है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू दीज टू, टू दीज कपल ऑफ लवर्स. दाइन एज आस्क्स ईज, कि वो जो सन है उनको बोलता है वो नेक्स्ट लाइन में, द सन हैज ग्रोन वेरी ओल्ड एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स रेस्ट. एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, बोलते हैं कि हालांकि क्योंकि इट इज़ योर ड्यूटी टू वार्म द वर्ल्ड, तुम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा सकते हो कि अगर तुम सिर्फ हम दोनों को वार्म कर दो. बिकॉज अगेन वाई? बिकॉज वी रिप्रेजेंट द होल वर्ल्ड. अगेन वाई? बिकॉज द होल वर्ल्ड हैज बीन रिड्यूस्ड टू a couple of lovers, that is again done and his beloved. Shine here to us, shine मतलब हमारे बेडरूम में शाइन करो. Thou art everywhere, अगेन बाय शाइनिंग, अगर तुम हमारे बेडरूम में शाइन करते हो तो यू वुड बी शाइनिंग इन दी होल वर्ल्ड. बिकॉज जो हमारा बेडरूम है वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है. This bed thy center, our bed would be a center for you, and these walls thy sphere, जो हमारे बेडरूम की वॉल्स हैं, they would be the sphere जिस पे तुम रिवॉल्व करोगे, जिसके अंदर तुम रिवॉल्व करोगे. दैट विल बी द स्फीयर. द वॉल्स ऑफ आवर बेडरूम विल बी द स्फीयर विद इन विच यू वुड रिवॉल्व. दिस पर्टिकुलर पोएम was inspired by the poet's love for his wife and more. Again, this poem, you know, it is a beautiful synthesis. It's a ब्यूटिफुल सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव. अगर आप डन की पोइट्री देखते हैं तो डन के लिए स्पिरिचुअल और फिजिकल लव अलग अलग नहीं है. उस टाइम की पोइट्री में होता क्या था, दैट फिजिकल लव के बारे में इतना बात नहीं करते थे. इट वॉज नॉट दिस कॉमन. इनफैक्ट उससे पहले कि अगर आप स्पेंसर की पोइट्री देखेंगे या फिर सिडनी की पोइट्री देखेंगे तो यू वुड नॉट फाइंड दिस ट्रीटमेंट ऑफ लव. बट डन, when Donne came, he changed things. He talked of physical love, and physical love that was not separate from spiritual love. He fused both these two. This is very very important. He is doing the same thing here. Like I said, ये वाली जो सिचुएशन है कि यू नो कि दो लवर्स बेड में से निकलना नहीं चाहते, बेड के बाहर आना नहीं चाहते अपने बेड से, ये बहुत यूजुअल नहीं था. दिस वॉज क्वाइट अनयूजुअल इन द पोइट्री ऑफ लव, स्पेशली उस टाइम के. नेक्स्ट टॉपिक पे आए, लैंग्वेज. जो डन है वो सन को डांट रहे हैं इन अ वेरी बोल्ड एंड एक्स्ट्रावेगेंट लैंग्वेज. अगेन वेरी अनकॉमन फॉर द टाइम. क्या बोलते हैं वो सन को? बिजी, ओल्ड फूल, सॉसी, पेडांटिक रेच. कि जाके जाओ डांटो ना उसको, स्कूल बॉयज को और अप्रेंटिसेस को, मेरे पास क्या काम है तुम्हारा आने का. यू नो, इट्स चाइडिंग हिम दैट वे. मेटाफिजिकल कंसीट की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं. मेटाफिजिकल कंसीट की बात शुरू में पोइट्री के बीच में भी मैंने बताया था कि वो ही इज़ टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल डिस्कवरीज जो ईस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ के बारे में बात करते हैं. तो दीज आर द रीसेंट जियोग्राफिकल डिस्कवरीज जिसके बारे में डन बात करते हैं, एंड ही इज़ फ्यूजिंग देम इनटू हिज पोइट्री, यूजिंग देम इनटू हिज पोइट्री, एंड दिस इज हिज मेटाफिजिकल कंसीट. ही ब्यूटिफुली सेज दैट के हिज वाइफ
is both these Indias to him, because she is as fragrant and as rich and valuable. Fragrant like the spices of East Indies, and rich and valuable like the gold and silver mines of the West Indies. So to conclude, again the poem is remarkable. किस लिए? It's bold in thought and originality. आप सोच सकते हैं ये वाली चीज़ कि वो अपनी बिलवड को ईस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है, जैसे वो सन को डांट रहा है. सो दैट इज़ वेरी वेरी ओरिजिनल इन एग्जीक्यूशन. कि जिस तरीके से वो सन को दिखाता है दैट ही इज़ एन अनवेलकम गेस्ट, एंड द वे कि वो फाइनली उसको अलाउ करता है कि ठीक है, हाँ भाई तो रुक सकता है मेरे बेडरूम में. दीज आर द examples of Donne's poetic inventiveness. He then establishes the supremacy of love, and then permits, of course, in a very patronizing way, he permits the son, उसको allow करता है कि okay, you can stay in this bedroom. Then he chides and rebukes the sun rising, because again, why? Because it disturbs the lovers, because love is above the sense of time. उसको नहीं फर्क पड़ता है hours से, days से, months से, that the sun उसको लवर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जाके वो अप्रेंटिसेस को, स्कूल बॉयज़ को, कोटियर्स को, एंट्स को, उन सब को जाके बोले ना कि अपने अपने काम पर जाओ. And then he says that the whole world has contracted into the lover's bedroom. कि सन को पूरी दुनिया का चक्कर, पूरी अर्थ का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसने हमारे हमारे बेडरूम में आके वो हमें विज़िट पे कर दे, तो इसका मतलब है कि उसने पूरे वर्ल्ड को विज़िट पे कर दिया. बिकॉज वाई? अगेन बिकॉज हिज बिलवड एंड द पोएट, दे रिप्रेजेंट द एंटायर वर्ल्ड टू हिम. आई होप कि आपको पोइट समझ में आई होगी. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. उसके अलावा आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ मुझे बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, comment and subscribe. Thank you, and do spread the word. Bye bye.